अजी सुनते हो क्या, अब हम हमेशा ऐसे ही गरीब रहेंगे? अब तो ये नौबत आ गई है कि एक समय का खाना भी मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। अरे भाग्यवान, अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। तुमको तो पता ही है मैं एक लकड़हारा हूँ। लकड़ी बेचकर जो कुछ भी कमाता हूँ उससे हमारा गुजारा करना मुश्किल तो है, मगर मैं कर भी क्या सकता हूँ। इसके अलावा मुझे कोई और काम भी तो नहीं आता। चलो अब मैं जाता हूँ, वैसे भी मुझे काफी देर हो गई है। सुरेश अपनी पत्नी से ऐसा बोलकर वहाँ से सीधे अपने गधे चुलबुल के पास जाके बोलता है, चल भाई चुलबुल, आज हमें काफी देर हो गई है। अगर हम शाम तक ज्यादा से ज्यादा लकड़ी ना बेच पाए तो शायद आज का खाना भी नहीं मिल पाएगा। अब जल्दी चल। सुरेश अपने गधे को लेकर जंगल के लिए निकल जाता है। अरे रुक चुलबुल, ये पेड़ देख कितना अच्छा है। अगर इस पेड़ को काट दिया तो आज काफी लकड़ी मिल जाएंगी और हमें किसी दूसरे पेड़ को काटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ। सुरेश कुछ ही देर में काफी सारी लकड़ी काट लेता है और उन लकड़ियों को चुलबुल के ऊपर लाद कर बाजार के लिए निकल जाता है। अरे भैया, हम क्या बताइए तुमका, जीवन बड़ा खराब है। 2 वक्त की रोटी के लिए इंसान करता कुछ भी काम है। ला 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 हे ला 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 ला। अरे कोई मुझे इस जाल से बाहर निकालो, मैं मर जाऊंगा। कोई तो मेरी सहायता करो, बचाओ मुझे। अरे ये किसकी आवाज है? लगता है किसी को मदद की जरूरत है। काफी देर इधर उधर देखने के बाद सुरेश को एक तोता दिखाई देता है। तोता जाल में बुरी तरह फंसा हुआ था और मदद के लिए चिल्ला रहा था। अरे ये क्या, यहाँ तो एक तोता जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। लगता है किसी शिकारी ने जाल बिछाकर कुछ भोजन रखा होगा। यह भूख की वजह से इस जाल में फंस गया होगा। चलो मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ। सुरेश उस तोते को जाल से बाहर निकाल लेता है। तोता बहुत घायल हो गया था। अरे रे 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 रे, ये तोता तो बहुत जख्मी हालात में है। मैं इसको यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता, नहीं तो ये किसी जंगली जानवर का शिकार बन सकता है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इसको अपने साथ लेकर चलता हूँ। सुरेश तोते को लेकर घर आ जाता है। अरे भाग्यवान, कहाँ हो? जल्दी से थोड़ा हल्दी का लेप लेके आओ। अरे ये क्या भगवान, इस तोते को तो बहुत चोट लगी है। हाँ, मैं अभी हल्दी का लेप बनाकर लाती हूँ। सुरेश तोते के घाव पर हल्दी का लेप लगा देता है। अब मैंने ये हल्दी वाला लेप तुमको लगा दिया है। जल्द ही तुम पूरी तरह स्वस्थ हो जाओगे और पहले की तरह उड़ सकोगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब तोता पूरी तरह से स्वस्थ हो गया था और उड़ने भी लगा था और अब वह सुरेश के साथ ही रहने लगा था। तभी रात को गांव का एक चोर, आजकल तो चोरी करना बहुत मुश्किल हो गया है और अगर आज भी मैं चोरी नहीं कर पाया तो कल भी मुझे भूखा सोना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, आज चोरी करके ही रहूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। कल्लू सुरेश के घर के पास आ जाता है। ये घर ठीक लग रहा है। अगर मैंने यहाँ चोरी की तो कुछ ना कुछ धन तो मिल ही जाएगा। मैं इसी घर में चोरी कर लेता हूँ। चोर जैसे ही घर के अंदर घुसता है, अरे ये तो कोई चोर लग रहा है। मुझे मालिक को जल्दी जगाना होगा। मालिक उठो, जल्दी उठो, हमारे घर एक चोर घुस आया है। मालिक जागो। अरे वाह, ये तोता तो बिल्कुल इंसानों की तरह बोल सकता है। क्यों ना मैं इसको ही चुरा लूं। इसको बेचकर मुझे अच्छा खासा धन मिल जाएगा। चोर धीरे से तोते का पिंजरा उठाकर वहाँ से निकल लेता है। अब तो सुबह होने वाली है। आज तो पूरी रात चल चल कर मेरी हालत खराब हो गई है। ऐसा करता हूँ, कुछ देर इसी पेड़ के नीचे सो जाता हूँ, बाकी बाद में देखूंगा इस तोते का क्या करना है। कल्लू चोर वही पेड़ के नीचे सो जाता है। कुछ देर बाद वहाँ से महाराज वीर सिंह अपने घोड़े पर सवार होकर गुजर रहे होते हैं। महाराज रुकिए, महाराज रुकिए, मेरी जान की रक्षा कीजिए। महाराज, ये चोर मुझे मार देगा। महाराज वीर सिंह मदद की आवाज सुनकर वहीं रुक जाते हैं। कौन है? किसको हमारी सहायता चाहिए? महाराज इधर नीचे देखिए, मैं यहाँ हूँ। अरे ये क्या, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये तोता ही मुझे मदद के लिए पुकार रहा था।
लगता है ये चोर इसको कहीं से चुरा कर लाया है। मैं इस चोर से यह तोता खरीद लेता हूँ। राजकुमारी इसको देखकर अत्यंत खुश हो जाएगी। महाराज वीर सिंह चोर को नींद से उठाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। महाराज की आवाज सुनकर चोर की नींद खुल जाती है और महाराज को सामने देखकर चोर बहुत घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है, महाराज, आप यहाँ कैसे? कुछ काम था? तुम मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता। ये तोता किसका है और कहाँ से चोरी करके लाए हो? महाराज, ये तोता तो मेरा ही है, मैंने कहीं चोरी नहीं की। महाराज, ये झूठ बोल रहा है। इसने मुझे रात के समय चोरी किया था और अब मुझे बेचने ले जा रहा है। चोर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने झूठ बोलने की? अगर हम चाहें तो अभी तुमको मृत्यु दंड दे सकते हैं। महाराज, माफ कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया मुझे जीवन दान दीजिए महाराज। ठीक है, हमने तुमको माफ किया, लेकिन हमारी एक शर्त है। आज के बाद तुम कहीं भी चोरी नहीं करोगे और यह तोता तुम मुझे दे दो। इसके बदले में 100 मुहर रख लो। महाराज, आप बहुत दयालु हैं, मैं वादा करता हूँ अब मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। महाराज वीर सिंह तोते को अपने साथ लेकर महल निकल जाते हैं और राजकुमारी के पास जाके बोलते हैं, राजकुमारी, आप यहाँ हो? देखिए हम आपके लिए क्या लेके आए हैं। पिताजी, ये तोता तो काफी खूबसूरत है। यह खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत बुद्धिमान भी है। यह इंसानों की भाषा को बोल सकता है और समझ भी सकता है। पिताजी, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ऐसा अद्भुत तोता देने के लिए। ऐसे ही कुछ महीने गुजर गए। राजकुमारी तोते का बहुत ख्याल रखती और वह अलग अलग पकवान तोते को खिलाती, मगर तोते का मन ही नहीं करता कुछ भी खाने का, क्योंकि उसको लकड़हारे की याद आ रही थी। मैं इतने समय से देख रही हूँ, तुम कुछ भी ठीक से नहीं खाते। आखिर बात क्या है? मुझे अपनी मित्र ही समझकर बता दो। राजकुमारी, इस पिंजरे में रह रहकर मैं थक गया हूँ। क्या आप मुझे कहीं घुमाने ले चल सकती हैं? मुझे माफ कर दो तोते, मैं आज के बाद कभी तुमको पिंजरे में बंद नहीं करूँगी। चलो हम पास के जंगल में चलते हैं, वहाँ बहुत मीठे फल लगे हैं। राजकुमारी तोते को लेके जंगल पहुँच जाती है और तोता भी जंगल आने की खुशी में हवा में इधर उधर उड़ने लगता है। तभी उसको एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई देता है। राजकुमारी, वो देखिए, एक पत्थर कैसे चमक रहा है। मुझे तो ये कोई जादुई पत्थर लग रहा है। आप इसको छूना नहीं। तुम फालतू में डर रहे हो, ये सिर्फ एक चमकता हुआ पत्थर है और कुछ भी नहीं। चलो इसको अपने साथ ले चलते हैं। राजकुमारी ऐसा बोलकर जैसे ही पत्थर को छूती हैं, वैसे ही राजकुमारी उस पत्थर के अंदर चली जाती हैं। ये सब देखकर तोता, अरे ये क्या, राजकुमारी तो इस जादुई पत्थर के अंदर चली गई। मुझे जल्दी महाराज तक ये खबर पहुंचानी पड़ेगी। अगर थोड़ी सी भी देर हुई तो राजकुमारी की जान भी जा सकती है। अरे ये क्या, मैं यहाँ कैसे आ गई? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? मुझे यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। तभी वहाँ एक भयानक सांप आ जाता है और वो राजकुमारी को अपनी जादुई शक्तियों से बंदी बना लेता है और अपने साथ ले जाता है। बहुत अच्छा मेरे नगासुर, आखिरकार तुम मेरे पास एक राजकुमारी लाने में कामयाब हुए। तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं? ये मेरी दुनिया है, यहाँ मैं जो चाहती हूँ वही होता है। अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? तुमको इस जंगल में आखिर में एक नदी मिलेगी, वहाँ जाना है और उसमें से अमृत लेके आना है। उस अमृत को पीकर मैं अमर हो जाऊंगी और फिर मैं तुम्हें जाने दूंगी। ठीक है, मैं अमृत ले आऊंगी, मगर तुम अपना वचन याद रखना। राजकुमारी ऐसा बोलकर जंगल के आखिर में जो नदी थी वहाँ पहुँच जाती है और वहाँ पहुँचकर देखती है कि एक विशाल और भयानक राक्षस उस नदी की रक्षा कर रहा है। इस नदी की रक्षा तो ये भयानक असुर कर रहा है। अब मैं कैसे इसके सामने से अमृत लेकर आऊं? लगता है मुझे चुपके से ही अमृत लेना होगा। हाँ, ये सही रहेगा।
राजकुमारी जैसे ही नदी के पास अमृत लेने जाती है, उसका पैर एक लकड़ी पर पड़ जाता है, जिसकी आवाज राक्षस सुन लेता है। मूर्ख लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस अमृत को चोरी करने की? अब मैं तुमको बंदी बना लूंगा, वो भी जीवन भर के लिए। राजकुमारी कुछ बता पाती उससे पहले राक्षस ने राजकुमारी को एक जादुई पिंजरे में बंद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ, महाराज गजब हो गया, जल्दी मेरे साथ चलिए, राजकुमारी की जान खतरे में है। ये तुम क्या बोल रहे हो? राजकुमारी को क्या हुआ? साफ साफ बताओ। मैं और राजकुमारी जंगल में घूमने के लिए गए थे। वहाँ पर राजकुमारी ने एक जादुई पत्थर छू लिया और राजकुमारी उस पत्थर के अंदर चली गई। आप देर ना कीजिए महाराज, जल्दी मेरे साथ चलिए। महाराज वीर सिंह तोते के साथ उसी जगह आ जाते हैं। महाराज, यही वो जादुई पत्थर है जिसके अंदर राजकुमारी समा गई। अब यहाँ से आगे मैं अकेला ही जाऊंगा। मैं अपनी पुत्री को वापस जरूर लाऊंगा। इतना बोल के महाराज वीर सिंह उस पत्थर को जैसे ही स्पर्श करते हैं, पत्थर से तेज प्रकाश निकलता है और वो भी पत्थर के अंदर चले जाते हैं। मैं यहाँ आ तो गया हूँ, मगर अब मैं राजकुमारी को कहाँ ढूंढूंगा? यहाँ तो दूर दूर तक कोई जानवर भी नहीं दिख रहा और ना ही कोई इंसान है। महाराज ऐसा सोच ही रहे थे, तभी वहाँ वो ही सांप आ जाता है और महाराज को अपने साथ चुड़ैल के पास ले जाता है। तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाई हो? जल्दी बताओ, मुझे अपनी पुत्री को भी ढूंढना है। राजा वीर सिंह, मैं इस जगह की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल हूँ और मुझे पता है तुम्हारी पुत्री अभी कहाँ है। तो बताओ, कहाँ है मेरी पुत्री? यहाँ से कुछ दूर ही एक सुंदर नदी है, वहाँ जाओ और उस नदी का जल लेकर आओ, तभी तुम्हारी पुत्री तुमको मिलेगी। अगर तुम जल लाने में कामयाब नहीं हुए तो तुम्हारी पुत्री की जान भी जा सकती है। अब जाओ। वीर सिंह चुड़ैल की बताई हुई जगह पर पहुँच गया और उसने देखा एक राक्षस उस नदी के आसपास पहरा दे रहा है और वहीं राजकुमारी भी पिंजरे में कैद है। अरे ये क्या, राजकुमारी तो यहाँ है। मुझे लगता है उस चुड़ैल ने पहले राजकुमारी को यह जल लेने भेजा होगा। शायद यह जल कोई आम जल नहीं, अमृत है, इसलिए तो यह राक्षस इस नदी का पहरा दे रहा है। मुझे जल्द ही यहाँ से राजकुमारी को आजाद करना होगा। महाराज वीर सिंह राक्षस के सामने जाकर बोलते हैं, राक्षस, अपनी जान की रक्षा करना चाहते हो तो मेरी पुत्री को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो फिर मरने के लिए तैयार रहो। मूर्ख, तुम्हें इतना ही नहीं पता कि यह मायावी जंगल मेरा है और तुम मुझे मेरे ही जंगल में आकर धमकी दे रहे हो। बहुत हिम्मत है तुम में, मगर अब तुम मेरे हाथों से बचोगे नहीं। राक्षस अपनी जादुई शक्ति से महाराज वीर सिंह पर कई हमले करता है। महाराज वीर सिंह हर हमले का जवाब देते हैं। ऐसे ही काफी देर तक युद्ध चलता रहता है। यह राक्षस तो बहुत शक्तिशाली है, इसे मैं ऐसे नहीं हरा पाऊंगा। अब मुझे माँ काली के दिए हुए अस्त्र का उपयोग करना ही पड़ेगा। वीर सिंह जैसे ही मंत्र पढ़ता है, उसके आगे एक चक्र आ जाता है। हे चक्र, इस दुष्ट राक्षस का वध कर दो। ऐसा बोलते ही चक्र सीधा जाकर राक्षस की गर्दन पर वार कर देता है। देखते ही देखते राक्षस का सिर धड़ से अलग हो जाता है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाया। मैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा था महाराज, ताकि इस जादुई नदी का अमृत गलत हाथों में ना पड़ जाए। महाराज वीर सिंह राक्षस की ये बात सुनकर शांत हो जाते हैं और अपनी पुत्री को पिंजरे से बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद राजकुमारी और महाराज नदी के पास जाते हैं। महाराज थोड़ा सा अमृत स्वयं पी लेते हैं और थोड़ा अमृत राजकुमारी को पिला देते हैं। पिताजी, हम इस राक्षस को यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, आप इसको भी थोड़ा अमृत पिला दीजिए। महाराज वीर सिंह थोड़ा अमृत राक्षस को पिला देते हैं। अमृत को पीने के बाद राक्षस बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। महाराज, आप महान हो। आपने मुझे
जीवन दान दिया है। आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। राक्षस, क्या तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता है? महाराज, यहाँ से आप तभी बाहर निकल सकते हो जब आप उस चुड़ैल को मार दोगे। यह लो महाराज, जादुई जल। इस जल को उस चुड़ैल को पिला देना, जिससे उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और आप उसको आसानी से मार पाओगे। महाराज वीर सिंह चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं और चुड़ैल से बोलते हैं, यह लो अमृत। अब मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। अब हमें यहाँ से जाने का रास्ता बताओ। मैं तुमको यहाँ से कहीं जाने नहीं दूंगी। अब तुम दोनों जीवन भर मेरे गुलाम बन के रहोगे। चुड़ैल जैसे ही जल को अमृत समझकर पी लेती है, उसके बाद उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। तभी मौका देखकर महाराज वीर सिंह अपनी तलवार से चुड़ैल पर हमला कर देते हैं। ये नहीं हो सकता, मैंने तो अमृत पिया था, तो मैं कैसे मर सकती हूँ? मुझे पता था तुम मुझे धोखा जरूर दोगी, इसलिए मैंने तुमको जादुई जल दिया था, अमृत नहीं। महाराज वीर सिंह और राजकुमारी अब वापस जाने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो सांप आ जाता है। महाराज, आपने उस चुड़ैल को मार के मुझे आजाद किया है। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो इस मायावी दुनिया से कैसे बाहर निकल सकते हैं? जी महाराज, मैं आपको यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। यह एक जादुई दरवाजा है, आप इसके अंदर चले जाइए। महाराज वीर सिंह और राजकुमारी दरवाजे के अंदर जैसे ही जाते हैं, वैसे ही वे अपने महल पहुंच जाते हैं। हे तोते, तुमने आज हमारी बहुत बड़ी सहायता की है। बोलो तुमको क्या चाहिए? महाराज, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप मुझे 1000 सोने की मोहरें देकर मुझे आजाद कर दीजिए। तोता ने जैसे बोला था, महाराज ने वैसे ही किया। उन्होंने 1000 सोने की मोहरें तोते को दे दी और उसे आजाद कर दिया। तोता आजाद होने के बाद सीधा लकड़हारे के पास जाता है और उसको सब कुछ बता देता है और सोने की सारी मोहरें भी उसे दे देता है। तोता भाई, मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हारी वजह से आज हम 2 वक्त का खाना ठीक से खा पाएंगे और इस धन से भी मैं कोई नया काम शुरू कर पाऊंगा। कुछ ही दिनों में सुरेश का व्यापार अच्छा चलने लगता है। कठोर परिश्रम और ईमानदारी के चलते काफी कम समय में सुरेश पैसे वाला बन जाता है। अब उसको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही और वो खुशी खुशी रहने लगा।